देखिए केमिस्ट्री का सबसे पहला सवाल आप सब लोग के सामने है। बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है? याद रखिएगा, ये पूरा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सवाल रहेंगे इस सेशन के अंदर। जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब हिंदी विषय को छोड़ करके बाकी सब हिंदी के साथ इंग्लिश भी रहेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। अक्रिस्टल किसको कहते हो? बेरवादार ही अक्रिस्टल कहलाता है। और सभी लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, आप सब लोग हाजिरी लगा दीजिए भाई, ठीक है ना। तो चलिए, बेरवादार ठोस पदार्थ किसको कहा जाता है? रबर को बेरवादार कहते हैं प्यारे बच्चों। हीरा क्या होता है? क्रिस्टल। हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है? हीरा को हम कहते हैं कि ये नेटवर्क यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है, पर ये क्रिस्टल है। ग्रेफाइट को भी हम सहसंयोजक कहते हैं। नमक में Na+Cl- होता है, इसलिए हम इसको प्यारे बच्चों आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन वैसा पदार्थ जिसकी कोई निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिस्टल, एमोर्फस सॉलिड, यानी कि बेरवादार, जो कि हमारा ये रबर दिख रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल का उदाहरण है? 2020 और 21 में पूछा हुआ सवाल, ये पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। सब लोग लगा देंगे। अक्रिस्टल के बारे में फिर से पूछ दिया। NaCl में प्यारे बच्चों Na पे प्लस और Cl पे माइनस का चार्ज होता है। यह आयनिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ा होता है, इसका मतलब ये आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। यह अक्रिस्टल नहीं है, ये क्रिस्टल है। ZnS में भी हम देखते हैं, Zn पे +2 का चार्ज और सल्फर पे -2 का चार्ज, इसमें भी आयन है, यानी कि ये आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये आयनिक ठोस यानी कि आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा प्यारे बच्चों। कांच की बात करते हैं, ये अक्रिस्टल होता है क्योंकि इसकी नियमित पैटर्न कुछ भी नहीं होता है। ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अक्रिस्टल, यानी कि हम इसको बेरवादार पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरवादार पदार्थ। सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में हम देखेंगे, ये सहसंयोजक क्रिस्टल होता है क्योंकि ये सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। हमारा सही जवाब क्या होगा? सी। आप लोगों ने क्या लगाया है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब सी आपने भी लगाया है, बहुत सुंदर। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? जरा बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इधर मैं टाइमर ऑन कर लेता हूं साइड में, ताकि ये थोड़ा मजा आता रहे ना। टाइमर ऑन कर दिया। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या बी बता रहे हैं आप लोग, 6। बहुत सुंदर। लेकिन अगर प्यारे बच्चों HCP में अगर आपसे सहसंयोजन उप सहसंयोजन संख्या की बात करता, समन्वय संख्या की बात करता, तो हम 12 कह देते। यहां पर परमाणु की संख्या पूछा है 6, बहुत सही जवाब है। अगला है रवादार। इसमें से कौन है? रवादार कहने का मतलब होता है क्रिस्टल। इसमें क्रिस्टल कौन है ये पूछ रहा है। लगा दीजिए जवाब सभी लोग। इसमें क्रिस्टल कौन है? हीरा है, हीरा। कांच और रबर तो बच्चों अक्रिस्टल है। कांच और रबर तो अक्रिस्टल है। क्रिस्टल इसमें से कौन है? हीरा, डायमंड ही है। अगला, एक धातु का रवाकरण HCP में है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब वही उप सहसंयोजन संख्या। यदि बीच का एक गोला अन्य 4 गोले से सटा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहलाएगा। तो एक गोला अन्य जितने गोले के साथ संपर्क में है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। और HCP के लिए ये नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 12 होता है। 12 होता है। कर लीजिए रिवीजन, कर लीजिए रिवीजन सभी लोग। 12। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है? ये सिर्फ हमने प्रीवियस ईयर लिया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्रीवियस ईयर का मतलब जो पूछा हुआ सवाल है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय किसमें मिलता है? HCP और CCP में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इसको, षटकोणीय सीमित पैकिंग। और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनाकार सीमित पैकिंग कहलाता है। अब इसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सुंदर। आप सबने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, बहुत सुंदर, आप सबने सी लगाया। निम्नलिखित में कौन बेरवादार है? फिर से पूछ दिया, बेरवादार कौन है? ग्रेफाइट क्रिस्टल है, यानी कि रवादार है। ये बेरवादार नहीं है बच्चों। क्वार्ट्ज कांच, यही है बेरवादार। क्वार्ट्ज कांच जो है, क्वार्ट्ज रहता तो रवादार यानी कि क्रिस्टल, लेकिन क्वार्ट्ज कांच कह दिया है तो ये अक्रिस्टल है। क्रोम एलम तो हो गया हमारा आयनिक क्रिस्टल,
और सिलिकॉन कार्बाइड तो सहसंयोजक क्रिस्टल हो गया बच्चों। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस चालक की संख्या कितनी होती है? बताएंगे आप सभी लोग, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस चालक की संख्या कितनी होती है? जरा सब लोग बताएंगे। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस चालक 3, बहुत बढ़िया। कुल ब्रेविस चालक होता है 14। कुल ब्रेविस चालक कितना होता है प्यारे बच्चों? 14, लेकिन घनाकार में 3 होता है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है। घनाकार में कितना होता है प्यारे बच्चों? हाँ, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? पिंड केंद्रित इकाई सेल। पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल। प्यारे बच्चों, इसमें पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है? पैकिंग की प्रगुणता, जिसको हम कहते हैं संकुलन क्षमता, जिसको हम क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। और वो कितना होता है? हम बीसीसी में 8 कोना पर एक एक कण रख देते हैं, उसके अलावा केंद्र में भी रखते हैं। तो रखने के बाद ये 68% का पैकिंग हो जाता है। तो पैकिंग जब 68% है तो खाली जगह कितना हो गया? खाली जगह 100 माइनस 68 कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 32% हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 32%। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए यहां पे 32% हो जाएगा, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? Na2O में कितना होता है? ये 4 होता है। Na2O में सोडियम का एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से बनी होती है? अष्टफलकीय रिक्ति बनाने के लिए कितने गोले चाहिए होते हैं? 6 गोला। अष्टफलकीय रिक्ति के लिए, अष्टफलक रिक्ति अगर आपको बनाना है तो गोले चाहिए 6, और 6 गोले के केंद्र को मिलाने से हमें 8 गो फलक मिलता है, 8 सतह मिलता है, 8 तल मिलता है, इसलिए इसको अष्टफलक कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, चतुष्फलक रिक्ति कितने गोलों से मिलती है? चतुष्फलक रिक्ति 4 गोले से। चारों के केंद्र मिलाने पे कितने फलक मिलते हैं? 4 फलक मिलते हैं, 4 फेस मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? चतुष्फलक। तो अष्टफलक रिक्ति में 6 होता है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायर द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, ऐसा ही दोस्त एफ केंद्र कहलाता था। क्या कहलाता था? एफ केंद्र। एफ का मतलब फार्बेन जेंटर, जो रंग परिवर्तन करता था, तो एफ सेंटर कहा जाता है। इसी को प्यारे बच्चों हम लोग एफ केंद्र दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ केंद्र दोष। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक सब लोग बता देंगे? एक बार दिल की इमोजी तो लगा दो सब लोग। देखो, मेरे पढ़ाने के बाद जस्ट आपके और अलग अलग टीचर इसी क्लास में आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, तो आप सब लोग अंत तक एंजॉय करिए। क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाना है किसी को, और प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ठीक है ना? चलिए, दिल की इमोजी आ गई, बरसात हो गई दिल की, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है इस सेशन में, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आगे चलिए। अब इसमें अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी? क्रिस्टल के घनत्व में कमी कब आएगी? जब कणों की संख्या में कमी होती है तब। मान लो आपके पास 10 कण हैं, तो 10 कणों का द्रव्यमान कुछ होगा तो उसका घनत्व कुछ होगा। लेकिन अगर शॉर्टकी दोष होता है तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है प्यारे बच्चों? समान संख्या में क्रिस्टल जालक से कण गायब हो जाते हैं। कण जब गायब हो गया तो कणों की संख्या में कमी आ गई, और जब संख्या में कमी हुआ तो द्रव्यमान कम हो गया, और द्रव्यमान कम हो गया तो क्या हो जाता है? उसका घनत्व में कमी आ जाता है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, ये सूत्र है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन।
द्रव्यमान जैसे बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। शॉटकी दोष में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि शॉटकी दोष में समान संख्या में क्रिस्टल जालक से कण क्या हो जाता है बच्चों? गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? फेरो चुंबकीय पदार्थ की बात किया है Fe3O4, लौह चुंबकीय पदार्थ जो है प्यारे बच्चों, लौह चुंबकीय। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब होता है एजियोट्रॉपिक। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एजियोट्रॉपिक, मतलब दो द्रवों का वैसा मिश्रण जो संघटन में बिना बदलाव के स्थिर ताप पर उबल रहा हो, वैसे मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक न्यूनतम क्वथनांक वाला, न्यूनतम क्वथनांक वाला, और एक अधिकतम क्वथनांक वाला। और ये ऋणात्मक विचलन ये अनादर्श विलयन के साथ ऐसा होता है। अनादर्श विलयन वाले ही ऐसा करते हैं, आदर्श विलयन वाले नहीं। न्यूनतम क्वथनांक कौन दिखाता है? जो धनात्मक विचलन दिखाता है वो यहां पे न्यूनतम दिखाता है। अधिकतम कौन दिखाता है? जो ऋणात्मक विचलन वाला विलयन होता है वो अधिकतम क्वथनांक वाला होता है। फिलहाल हमारा यहाँ पे 22.2% HCl और इसके साथ साथ जल रहता है रेस्ट मात्रा में, ठीक है ना। ये अपने प्रहार बैच के अंदर पढ़ाया हूं बड़ी डिटेल में। अगर हमारे विद्यार्थी यहां जुड़े हैं प्रहार बैच वाले तो वो बताएं कि हाँ ये टॉपिक पढ़ाई हुआ है कि नहीं। यहां पे बहुत बच्चे फंसते हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत डिटेल में बताया। न्यूनतम क्वथनांक वाला विलयन वो कहता है कि जिससे मिल करके ये बना उसका जो क्वथनांक है मिश्रण के क्वथनांक से कम होता है। अधिकतम वाला क्या कहता है? अपने अवयवों से इसका ज्यादा होता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए अगला सवाल, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम काहे हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय दाब वहां पर कम हो जाता है, इसी के कारण वहां पे क्वथनांक भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? आ गई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म किसको कहा जाता है? विलयन का वह गुण जो सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो। उसके प्रकृति से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो विलय के कणों की संख्या पर यहां पे परासरणी दाब लिखना उचित होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्यारे बच्चों मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ पे ये मिस्टेक है हम लोगों का, ये परासरणी दाब होगा। ये सब तो कतई नहीं हो सकता अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म के चार ही चीज याद रखिएगा, चार ही एग्जाम्पल है। पहला याद रखना है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जो कमी है अवनमन है वाष्प दाब का वो। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन याद रखिएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा टीबी लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा पी बटा में पी नोट, पढ़ाया हूं सब। तीसरा हिमांक का अवनमन याद रखिएगा, डेल्टा टीएफ, हिमांक का अवनमन याद रखना है प्यारे बच्चों, जिसको हम डेल्टा टीएफ कहते हैं। और चौथा आपको मेरे भैया याद रखना है परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई लिखते हैं। समझ में आया? यस। तो यहां परासरणी दाब अपना सही जवाब है, ये हमारा सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों आप सब अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। आपका सपोर्ट ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है बच्चों। परासरणी दाब का समीकरण क्या होगा? पाई परासरणी दाब, जैसे आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी हुआ करता था, उसी प्रकार से आदर्श विलयन का जो समीकरण होता है हम पाई भी बराबर एनआरटी लिखते हैं। कहीं कहीं पी भी दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बराबर एन बट्टा में भी आ जाएगा आर इंटू टी, पाई बराबर ये कंसंट्रेशन हो गया सांद्रता सी आर टी। पाई के जगह पे हम पी भी लिख सकते हैं, पी बराबर सी आर टी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए फोर अनुसर, ना ए फोर इलाहाबाद ए फोर एप्पल पढ़
पढ़े हैं सर हम लोग, चलिए जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। अगला सवाल, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म इसमें से कौन है? अब ये सवाल का जवाब आप लोग देंगे। मैं देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब लगा रहे हैं। यहां पर देखता हूं बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म कितने लोग सही बता रहे हैं, जरा जल्दी से बता देंगे सब लोग फटाफट से प्यारे बच्चों। यस, क्या बात है, ऑप्शन सी आने लगा। वाह, ये ताली आपके लिए है। क्वथनांक का उन्नयन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये 4 ही चीज है, ये ही 4 हैं जो ये अनुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहे जाएंगे, ये 4 ही हैं बस। अगला देख लीजिए आप, एक क्रिस्टलीय ठोस में कौन सी व्यवस्था होती है? प्यारे बच्चों, मैं आपको बताया हूं क्रिस्टल जिसमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जैसे मान लीजिए 2 प्रकार के कण है, पी और क्यू, तो पी और क्यू में ऐसी व्यवस्था होगी कि पी के बाद क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, ये लंबे समय तक, लंबे क्रम तक ये ऑर्डर फॉलो होगा, ये क्रम, ये रिपीट होता रहेगा पैटर्न की, ए के बाद बी, बी के बाद ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, चाहे पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, जो भी कण है वो लंबे क्रम तक। तो एक क्रिस्टलीय ठोस जो होता है बच्चों, दीर्घपरासी, इसीलिए तो कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहा जाता है। लॉन्ग रेंज तक ये अपनी व्यवस्था को पालन करते रहता है, रिपीट होते रहता है। यही इसके विपरीत चलते हैं अक्रिस्टल के बारे में। अक्रिस्टल में ये व्यवस्था कुछ ही क्षण के बाद विक्षुब्ध हो जाती है, और मान लीजिए कि लघु परासी हम उसको कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का कहा जाता है। अगला सवाल, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है? बच्चों, किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ाते हैं, तो ये जो अशुद्धि मिला रहे हैं, मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। वर्ग 14 में, वर्ग 14 का तत्व है, इसमें अगर हम ऐड करते हैं वर्ग 13 का तत्व तो हमको मिलता है एन टाइप का अर्धचालक, सॉरी पी टाइप का, पी टाइप का। अगर हम इसमें वर्ग 15 मिलाते हैं, 14 में एक इससे कम मिलाएंगे तो पी टाइप, ये मिलाएंगे तो एन टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा? एन टाइप मिलेगा। तो वर्ग 15 की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे? 5 आएंगे। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3 आएंगे। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत? तो 5 हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि एन टाइप प्राप्त करना है ना, तो एन टाइप के लिए 5। एबीसी 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 व्यवस्था याद करिए, मैं आपको बताया हूं कि प्यारे बच्चों जब HCP व्यवस्था रहेगी ना, तो इसमें AB AB व्यवस्था आती है। एक कणों का पैटर्न A, उसके बाद B पैटर्न, A पैटर्न, B पैटर्न, A पैटर्न, B पैटर्न, 2 प्रकार का पैटर्न आता है। वहीं जब CCP या FCC की हम बात करते हैं, तो इसमें हमको A तल के बाद B एक पैटर्न आता है, फिर C, और फिर इसके बाद ये रिपीट होने लगता है। अगर आप गौर किए होंगे तो ये कुछ ऐसा मिला होगा, ये पैटर्न A है, तो फिर 1 2 3, फिर 2 और 1, ये B पैटर्न हो गया, तो ये कुछ इस प्रकार से मिला होगा, 1 2 3, ये C पैटर्न, और फिर वापस यहाँ पे A। इस तरीके से ABC के बाद फिर ABC 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 पैटर्न, ये CCP में आता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय बंद संकुलन में आता है। याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। प्यारे बच्चों, जब आपने कई बार देखा होगा सड़कों पर साइड में एक ग्रीन बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सड़कों पर चलने के क्रम में सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है, और हमारे क्लास में पढ़ाते वक्त अगर नजर हटती है तो नंबर कटती है। तो सड़कों पर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और अनुसर क्लास में नजर हटी तो नंबर कटी। याद रखिएगा, यहां से नजर मत हटाइएगा, एक एक चीजों को समझते चलिए। एक विलयन की मोलरता किससे व्यक्त की जाती है? मोलरता, जो कि सांद्रता ज्ञात करने का एक तरीका होता है, सांद्रता व्यक्त करने का। जैसे हम वेट बाय वेट परसेंट निकालते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालते हैं, मोलरता निकालते हैं, मोललता निकालते हैं, मोल प्रभाष निकालते हैं, नॉर्मलता निकालते हैं। ये तमाम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, मिलियन बिलियन, ये सब होता है ना जी। तो तमाम तरह का जो है
सांद्रता व्यक्त करने का ये एक माध्यम है। उसी प्रकार से मोलरता जो कहता है प्रति एकांक आयतन में, अब किसका, या प्रति लीटर बिलियन में, तो ये बिलियन का आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं हम प्यारे बच्चों इसको, ठीक है ना। अगला सवाल है पी टाइप में। देखो दो तरह की बात है प्यारे बच्चों, एक एन टाइप जो निगेटिव टाइप होता है और दूसरा पी टाइप होता है जो पॉजिटिव टाइप होता है। इसकी दो बातें आप लोगों को दिमाग में रखना है। फिलहाल मैं अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स में ये और डीप में पढ़ना है। एन टाइप में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाया जाता है वो पंच संयोजी तत्व मिलाए जाएंगे, जिनकी अशुद्धि जो मिलाया जाता है पंच संयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं, याद रखिएगा। जबकि पी टाइप में त्रिसंयोजी, इसमें ट्राइवैलेंट त्रिसंयोजी तत्व जिसकी संयोजकता 3 हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी ये चीज। और दूसरा चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, होल भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा, जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा अम्ल का जलीय विलयन H+ देता है। अरे अम्ल के जलीय विलयन में H+ के साथ साथ OH- आयन भी रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा H+ होता है। भस्म के जलीय विलयन में सिर्फ OH- नहीं होता, H+ भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन रहता है, OH-। उसी प्रकार एन टाइप में होल और इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, होल और इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, बस वही है कि इसमें अधिकता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज्यादा होता है होल से, इसमें होल सबसे ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्यारे बच्चों। इसलिए इलेक्ट्रॉन इसका मुख्य चार्ज कैरियर कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हो जाएगा जो आवेशवाहक, और इसमें आवेश होल के कारण। तो पी टाइप में बच्चों छिद्र, छिद्र को ही हम लोग कई बार इसको वीवर लिखा हुआ मिलेगा, तो ये मत सोचिएगा कि अरे तो अनुसार पढ़ाई नहीं लिखन रे भाई, अनुसार पढ़ा दे बबुआ। वीवर, छिद्र को ही क्या कहते हैं बाबू, वीवर कहा जाता है, वीवर। आयनिक क्रिस्टल की एक सामान्य विशेषता बता दीजिए, आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक सामान्य विशेषता बताना है आपको। आयनिक क्रिस्टल की सामान्य विशेषता आप सब लोग जानते हो प्यारे बच्चों कि आयनिक क्रिस्टल जो होता है, जो द्रवित अवस्था में ही विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि द्रवित अवस्था में उसके आयन गति करते हैं, गति करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में उसके आयन स्थिर रहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को। और ये भंगुर होता है, तो भंगुरता इसमें पाई जाती है, याद रखिएगा। धात्विक चमक वगैरह और सॉफ्टनेस ये सब कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है, सहसंयोजक क्रिस्टल इसमें कौन सा है जरा बताएंगे सब लोग। सहसंयोजक क्रिस्टल इसमें से SiO2 है। देखो NaCl में क्या है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस, ये आयन बन गया। KCl में K पे प्लस और Cl माइनस आयन है। MgO में Mg पे +2 का चार्ज, O पे -2 का चार्ज, ये सब आयन है, ये हमारा सहसंयोजक कहलाएगा। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को जोड़े रखने वाली शक्ति, मॉलिक्यूलर का मतलब आणविक, आणविक क्रिस्टल जो है किस शक्ति के द्वारा, किस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है, तो आणविक वाला बच्चों वान डेर वाल्स बल के द्वारा जुड़ा होता है। भूले तो नहीं वो सब लोग। आणविक क्रिस्टल जो होता है मेरे भाई वो वान डेर वाल्स बल के थ्रू जुड़ा होता है, वान डेर वाल्स बल, याद रखिएगा सभी लोग। अगला सवाल, एन टाइप अर्धचालक में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पी टाइप में जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है, सॉरी यहां पे क्या पूछा था, हाँ उधर पी टाइप पूछा था, तो इसमें होल हो जाएगा वीवर पी टाइप में। और एन टाइप में मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया। एन टाइप में आपको ये नहीं सोचना है कि एन टाइप में होल नहीं होता है, एन टाइप में भी होल रहता है, लेकिन नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं, छिद्रों की संख्या कम होती है, किससे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में, पर यहां पे इलेक्ट्रॉन ही होगा। लास्ट सवाल होगा ये केमिस्ट्री का, धात्विक क्रिस्टल की प्रमुख विशेषता क्या है। धात्विक क्रिस्टल क्या होते हैं,
प्यारे बच्चों, जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं वो संपूर्ण विशेषता धातु का रखते हैं। धातुओं में चमक तो धात्विक क्रिस्टल, उसी को तो धात्विक क्रिस्टल कहते हो। तांबा, जस्ता, लोहा, ये सब क्या है? सोना, चांदी, कॉपर, ये सब क्या है? ये धात्विक क्रिस्टल, धातु ही तो है। विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है, पीटने पर विशेष आवाज निकलता है, चमक पाई जाती है, ये सब तमाम चीजें। तो धात्विक क्रिस्टल विद्युत का चालकता, यहां पे हम क्या कहेंगे? ये विद्युत का सुचालक होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर केमिस्ट्री हमारा समाप्त होता है। कैसा लगा केमिस्ट्री? आप लोग बताएंगे सभी लोग? प्यारे बच्चों बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पे केमिस्ट्री आपको कैसा लगा पढ़ के अभी?